निर्मला जी अपनी बहू रचना से बोली, बहू रमेश कहाँ है? अभी तक दिखाई नहीं दिया। और तू ये अभी तक किचन में क्या कर रही है? अभी तक खाना भी नहीं बनाया है। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तुम्हारी ननद रिंकू का फ़ोन आया था, बोल रही थी कि मम्मी हम जल्दी पहुंच जाएंगे और तुम अभी तक खाना बनाने में लगी हुई हो। आज होली है तो बस थोड़ी ही देर में वो लोग भी आ ही जाएंगे। फिर तुम्हें भी तो होली खेलने जाना होगा, इसीलिए पहले से ही जल्दी से खाना बना लो। फिर तुम सब लोग होली खेलने चले जाना। तभी रचना, जो पहले से ही रसोई में खाना बनाने की तैयारी में लगी हुई थी, वह बोली, मम्मी जी रमेश बाजार से मिठाई लाने के लिए गए हैं, मगर अभी उनका फ़ोन आया था, बोल रहे थे कि आज होली की वजह से बाजार में सारी दुकानें जल्दी बंद हो गई हैं। दीदी और जीजा जी आ रहे हैं और उन्हें रसगुल्ले बहुत पसंद हैं, इसीलिए उन्होंने सोचा कि उनके लिए थोड़े रसगुल्ले ले आते हैं। तभी निर्मला जी को गुस्सा आया और बोली, हो गई ना अभी दिक्कत? अरे मैंने उससे कहा था कि मिठाई रात को ही लाकर रख दे, पर मेरी बात सुनता कहाँ है। बस बीबी के पल्लू से बंधा रहता है। अब मेरी बेटी और दामाद क्या रोज रोज आते हैं जो उनके लिए मिठाई भी नहीं ला सकती। निर्मला जी को गुस्से में देखकर रचना धीरे से बोली, मम्मी जी आपका बेटा लाने तो गया था ना, अब नहीं मिली तो वो क्या कर सकते हैं। बस बस बहू, ज़्यादा जुबान मत चला। अब मिठाई बाजार में नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, फ्रिज में गुलाब जामुन का तैयार पैकेट रखा है, तुम उसी के गुलाब जामुन बना देना। अपनी सास की बात सुन रचना थोड़ी उदास हो गई, क्योंकि वो सुबह से ही किचन में लगी हुई थी और अब तो उसकी मेहनत और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब खाना बनाने के साथ साथ उसे गुलाब जामुन भी बनाने थे। वह कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि जब भी घर की बेटी रिंकू और उसके पति राहुल घर पर आते थे तो निर्मला जी या तो रचना से मिठाई बनवाती या खरीद कर लाने को कहती। खैर बाजार में मिठाई मिल नहीं रही थी, इसीलिए उसे घर में ही मिठाई बनानी पड़ेगी। ये सोचकर उसने जल्दी से फ्रिज से गुलाब जामुन का पैकेट निकाला और गुलाब जामुन बनाने लगी। रचना ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था, इसीलिए वह अपने आप को अभागन मानती थी, मगर पति रमेश उससे इतना प्यार करता था कि अब वह अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती थी। सास निर्मला जी बहुत कड़क स्वभाव की महिला थी, मगर फिर भी रचना अपने ससुराल में सभी को अपना बनाने की बहुत कोशिश करती। एक अच्छी बहू का टैग उसे जब भी मिलता तो उसे लगता जैसे मानो उसकी मेहनत सफल हो गई हो। अपने माता पिता के प्यार से वंचित रचना ससुराल में सबको खुश रखती, उसे तो बस बदले में सबसे प्यार और सम्मान ही चाहिए था। थोड़ी देर बाद घर की बेटी रिंकू और दामाद राहुल होली खेलने आ गए। अब तक रमेश भी घर आ चुका था। सभी लोग छत पर जाकर होली खेलने लगे। तभी रमेश ने देखा कि रचना तो आई नहीं, तो वो रचना को भी होली खेलने के लिए बुलाने नीचे आ गया। तो देखा कि रचना का तो अभी तक रसोई में काम ही खत्म नहीं हुआ है। रचना, तुम अभी तक काम में लगी हुई हो, चलो ना होली खेलते हैं। रमेश, तुम लोग खेलो, बस मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो रमेश ने कहा, नहीं, तुम्हें अभी मेरे साथ ही चलना होगा, काम तो पूरे दिन ऐसे ही चलता रहेगा। और रचना का हाथ पकड़कर उसे छत पर होली खेलने ले गया। सभी लोग होली खेलने में व्यस्त थे कि थोड़ी ही देर बाद एक झनाटेदार थप्पड़ की आवाज़ सुनाई दी। सभी की नजरें जवाई बाबू पर गई, क्योंकि रचना ने घर के जवाई बाबू राहुल जी के गाल पर एक कसकर थप्पड़ जड़ दिया। तभी रिंकू दनदनाते हुए आई और अपनी भाभी से बोली, भाभी क्या हरकत है ये? क्या सोचकर आपने मेरे पति पर हाथ उठाया? रिंकू दीदी, आप अपने पति से ही पूछ लो कि मैंने इनके ऊपर हाथ क्यों उठाया है, लेकिन गलती करने वाला इंसान अपनी गलती क्यों बताएगा? इसीलिए चलो मैं ही बता देती हूँ। राहुल जीजा जी मेरे को गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहे थे और वो मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। चुप रहो भाभी, मेरे पति पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 बार सोच लो कि उनकी पत्नी इस घर की बेटी है और ये भला तुम्हें क्यों छेड़ेंगे? तुम कोई हूर की परी नहीं हो। रमेश, तेरी बीबी ने आज सारी हदें पार कर दी। देखा तूने कैसे तेरे जीजा जी पर इल्ज़ाम लगा रही है। तभी रमेश बोला, दीदी मेरी पत्नी क्यों बिना वजह जीजा जी पर इल्ज़ाम लगाएगी? जीजा जी को ऐसी हरकत करने से पहले बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, छी। तभी जमाई बाबू बोले, मेरा यकीन करो रमेश, आपकी पत्नी रचना झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जोर जोर से आवाज़ सुनकर निर्मला जी भी वहाँ आ गई और बोली, क्या हुआ, क्यों हल्ला कर रखा है आप लोगों ने?
तभी रचना अपनी सास को कुछ बताने को हुई, उससे पहले ही निर्मला जी बोली, चुप हो जा कल मोही, आखिर तूने अपनी औकात दिखा ही दी। सच कहते हैं लोग, बहू पराये घर से आती है और हमेशा पराई ही रहती है। तभी रचना ने कहा, तो जमाई बाबू कौन सा आपके घर का होता है मम्मी जी, वो भी तो पराये घर का ही होता है। बस फर्क इतना है कि आपको अपनी बेटी और जमाई की बातों पर विश्वास है, मगर बेटे और बहू की बातों पर नहीं। रचना को ऐसे झूठ साबित करते देख रमेश को भी गुस्सा आया। उसने कहा, बस बहुत हो गया तमाशा, दीदी और जीजा जी बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। निर्मला जी बोली, रुको, ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, पहले रचना से कहो कि वह राहुल जी से माफ़ी मांगे और आइंदा से कभी ऐसी हरकत दोबारा ना करे। रमेश बोला, मम्मी रचना की क्या गलती है जो वह माफ़ी मांगेगी, गलती तो राहुल जीजा जी की है, उन्होंने ऐसी हरकत की ही क्यों। अपने बेटे की बातें सुन निर्मला जी मुंह बनाते हुए बोली, रमेश इस कल की आई हुई लड़की के लिए तो अपने जीजा जी के खिलाफ कुछ भी कैसे बोल सकता है, ये सरासर झूठ बोल रही है। तभी रमेश बोला, मम्मी मेरी और रचना की शादी को 2 साल हो चुके हैं और आप इसे कल की आई हुई लड़की कैसे बोल सकती हैं। क्या इन 2 सालों में आपको एक बार भी ऐसा लगा कि रचना इतना बड़ा झूठ बोल सकती है। चुप कर, तू तो अपनी पत्नी की तरफदारी लेगा, इसने पट्टी जो पढ़ा रखी है तेरे को। निर्मला जी कठोर आवाज में बोली, रचना बहू अभी के अभी हमारे घर के जमाई बाबू से माफ़ी मांगो। बात रचना के आत्मसम्मान की थी तो रचना बोली, मम्मी जी माफ़ी तो राहुल जीजा जी को मुझसे मांगनी होगी, वरना उनकी इस हरकत के लिए मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। तो निर्मला जी गुस्से में बोली, रमेश तुम और तुम्हारी पत्नी अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। इस बदचलन बदजात औरत को अब मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो औरत घर के जमाई बाबू का सम्मान नहीं कर सकती वो मेरे घर में रहने लायक नहीं है। अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर रचना की रुलाई फूट पड़ी, क्योंकि आज सही होते हुए भी वो अपने लिए कोई कदम नहीं उठा सकती थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आज भी समाज में बहू बेटे की बातों से ज़्यादा बेटी और जमाई की बातों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। रमेश को भी अपनी माँ से ये उम्मीद नहीं थी। रमेश और रचना अपने कमरे में आ गए और अपना सारा सामान पैकिंग करने लगे। रचना की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, मगर उसे इस बात की तसल्ली थी कि कम से कम उसका पति रमेश तो उसके साथ है। दोनों ने अपना सामान लिया और घर से बाहर चले गए। घर में से किसी ने भी उनको रोकने की कोशिश तक नहीं की। खैर रमेश और रचना 2-4 दिन अपने दोस्तों के यहाँ रहे। फिर रमेश ने दूसरे शहर में एक किराए का मकान ले लिया और वहाँ जाकर रहने लगे। दोनों का शुरुआती सफ़र बहुत मुश्किलों से गुजरा। शुरुआत के 2 साल बहुत कठिन रही, फिर धीरे धीरे उनकी गाड़ी पटरी पर आ गई और रमेश की सैलरी बढ़ गई। अब उस बात को लगभग 5 साल हो चुके थे, मगर अब भी रचना के ससुराल वाले रचना से बात तक नहीं करते थे। वे लोग सिर्फ रमेश के टच में थे, उससे कभी कभार बात कर लिया करते थे। काफ़ी दिनों बाद आज रमेश के पास निर्मला जी का फ़ोन आया और बोली, बेटा तेरे छोटे भाई रोहन की सगाई हो गई है, अगले महीने की 20 तारीख को उसकी शादी है, तो तू शादी में आ जाना। उन्होंने रचना के बारे में कुछ भी नहीं कहा और रचना भी अपने आत्मसम्मान की वजह से रिश्तों में झुकना नहीं चाहती थी, इसीलिए रमेश अकेला ही अपने भाई की शादी में पहुंच गया। आज रचना फिर से एक बार अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि पूरे परिवार में सिर्फ एक वही शादी में नहीं थी। रमेश को अकेला देख शादी में उपस्थित सभी रिश्तेदारों ने रचना के बारे में पूछा, तो निर्मला जी ने बच्चों की परीक्षा का बहाना बनाकर बात को टाल दिया, ताकि लोग बार बार रचना के बारे में ना पूछें। खूब धूमधाम से रोहन का विवाह संपन्न हुआ और रवीना घर की दुल्हन बनकर आ गई। रवीना भी अब धीरे धीरे परिवार में घुल मिल गई, मगर वह जब भी रचना भाभी के बारे में पूछने की कोशिश करती तो रिंकू और निर्मला जी हमेशा यही कहकर बात को टाल देती कि रचना बहुत तेज स्वभाव की लड़की है, इसीलिए उसकी घर में किसी से नहीं बनती है। और अब रमेश की दूसरे शहर में नौकरी के चलते वे लोग वहीं दूसरे शहर में बस गए हैं, इसीलिए यहाँ कम ही आते हैं। रवीना को बस हमेशा इसी बात का मलाल रहता कि काश वो भी अपनी जेठानी से मिल पाती, बातें कर पाती, क्योंकि उसने अभी तक रचना को देखा तक नहीं था। और रोहन ने भी रवीना को पहले ही दिन बोल दिया था, अगर घर में सुख शांति चाहती हो तो इस घर में रचना भाभी का कभी नाम भी मत लेना।
तो रवीना हमेशा इसी सोच में डूबी रहती कि रचना भाभी ने ऐसा भी क्या कर दिया जो सब लोग उसके नाम से ही नफरत करते हैं। खैर, अब रवीना की शादी को 2 साल हो चुके थे और आज होली का ही दिन था। आज फिर से घर में खूब चहल पहल थी। तो आज भी बेटी और दामाद होली खेलने के लिए आए हुए थे। सभी लोग छत पर होली खेल रहे थे तो रवीना भी सभी के साथ खुशी खुशी होली खेलने चली गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद रवीना नीचे आ गई और रसोई में आकर सासू माँ के काम में हाथ बटाने लगी। तो निर्मला जी बोली, रवीना तू इतनी जल्दी होली खेलकर क्यों आ गई? अभी तो सब लोगों की आवाज़ आ रही है छत पर से। सभी तो छत पर ही है ना, फिर तू क्यों इतनी जल्दी वापस आ गई? तो रवीना बोली, बस मम्मी जी, मन नहीं कर रहा होली खेलने का, कुछ अजीब लग रहा था, इसीलिए वापस चली आई। निर्मला जी से तो रवीना ने झूठ बोल दिया था, मगर खुद से वह झूठ नहीं बोल पा रही थी। अब तक वो इसी सोच में डूबी हुई थी कि आज जो राहुल जीजा जी ने उसके साथ जो किया वो सच था या उसकी कोई गलतफहमी। दरअसल आज भी घर के दामाद राहुल ने घर की छोटी बहू रवीना को भी होली खेलने के बहाने गलत तरीके से छुआ था, जिसे रवीना समझ नहीं पा रही थी कि वह अनजाने में हुआ था या जानबूझकर। थोड़ी देर में रोहन छत से नीचे आया और अपनी पत्नी रवीना को जबरदस्ती छत पर होली खेलने वापस ले गया। रवीना वापस होली खेलने जाना तो नहीं चाहती थी, मगर रोहन ने उसकी एक न सुनी। उधर जब राहुल जीजा जी ने रवीना को वापस छत पर देखा तो उसे लगा कि रवीना को मेरे छूने से कोई आपत्ति नहीं हुई, इसीलिए वो वापस होली खेलने आई है। ये सब देखकर वह अपने लिए इशारा समझने लगा और वो रवीना के पास गया और उसे फिर से गलत इरादों से छूने लगा। इस बार रवीना राहुल के गलत इरादों को समझ गई और वो वहाँ से डरकर भागी और सीधा रोहन के पास जाकर रोने लगी। तो रोहन बोला, क्या हुआ रवीना, तुम रो क्यों रही हो? रवीना बोली, रोहन, राहुल जीजा जी मुझे गलत तरीके से छुए जा रहे हैं, उनके इरादे गलत हैं। ये सुन अचानक रोहन को 5 साल पहले की घटना याद आ गई, जब रचना भाभी ने भी तो राहुल जीजा जी पर यही इल्ज़ाम लगाया था और घर वालों ने रमेश भैया और रचना भाभी को ही गलत ठहराकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। वो सोचने लगा कि रवीना ने तो कभी रचना भाभी को देखा तक नहीं, रचना भाभी से बात करना तो बहुत दूर की बात है। फिर तो ये सब बहुत गलत हो रहा है, ये सब मुझे घर वालों को बताना ही पड़ेगा। ये सोचकर रोहन ने तुरंत सारे घर वालों को जमा किया और उन्हें सारी बात बताई। तो रिंकू कड़क कर बोली, जरूर रचना भाभी ने ही तेरी बीवी के कान भरे होंगे रोहन, तभी तो ये भी आज उन्हीं की बोली बोल रही है। दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर अच्छा प्लान बनाया है मेरे पति को फंसाने का। तभी पीछे से राहुल भी बोला, हाँ रिंकू, तुम बिल्कुल सही कर रही हो, रचना तो यहाँ से चली गई मगर मेरे पीछे इसको लगा गई। रवीना ये सब सुनकर बहुत चक्की रह गई और बोली, जीजा जी कुछ तो शर्म करो, आपने मेरे साथ जब पहले ये हरकत की तो मुझे लगा कि शायद मेरी ही गलत फहमी होगी, मगर दूसरी बार मुझे सब समझ में आ गया कि आप कितने गिरे हुए इंसान हो। और रचना भाभी, उनके बारे में तो मुझे घर में कुछ और ही बताया गया था, उनसे बात करना तो दूर, मैंने तो आज तक उनकी शक्ल तक नहीं देखी है। इन सब की बातें सुनकर निर्मला जी सब कुछ समझ चुकी थी। वह अपनी बेटी रिंकू से बोली, रिंकू, अपने गंवार पति को लेकर अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। तू हर बार तेरे पति की ढाल बनकर खड़ी हो जाती और मैं मूर्ख तुम लोगों की बातों में आ गई। तुम लोगों की वजह से मैं अब तक अपनी गुणवान बहू पर शक करती रही और इतने साल अपने बेटे बहू से दूर रही। रिंकू, तेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि तू अपने पति के मान सम्मान के चक्कर में तो उसे पहचान ही नहीं पाई और तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तेरे पति राहुल को लगा कि वो चाहे कितनी ही औरतों को गलत तरीके से छू ले, लेकिन तू कभी भी उस पर शक नहीं करेगी। इसीलिए तेरी इन्हीं बातों से उसे बढ़ावा मिलता गया और मैं भी मूर्ख थी। मुझे भी ऐसा ही लगा कि जब मेरी बेटी की नज़रों में उसका पति सही है तो फिर मेरी बहू ही गलत होगी। काश हमने पहली बार ही अगर तेरे पति के खिलाफ कदम उठाया होता तो आज दूसरी बार हम सभी को ये दिन ना देखना पड़ता। तभी रिंकू को समझ में आया, क्या जिसने मेरी भाभी के साथ ऐसी हरकत की है तो क्या ये बाहर ऐसी ओछी हरकत नहीं करता होगा। वह राहुल से कुछ कहती उससे पहले ही राहुल उसके पास आया और बोला, रिंकू मुझे माफ़ कर दो प्लीज़,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी रिंकू ने एक जोरदार तमाचा राहुल के गाल पर जड़ दिया और बोली, तुम इसे गलती बता रहे हो? तुमने धोखा दिया है मुझे, और ऐसे इंसान को मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। चले जाओ मेरी नज़रों के सामने से, वरना मुझे पुलिस को फ़ोन करते देर नहीं लगेगी। रिंकू का ऐसा रूप देखकर राहुल ने वहाँ से जाने में ही भलाई समझी। उसके जाने के बाद रिंकू ने अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं ऐसे घटिया इंसान के साथ रह रही हूँ जिसकी नज़र मुझ पर नहीं बल्कि बाकी औरतों पर है। तभी निर्मला जी बोली, गलती तूने नहीं, गलती हम दोनों से ही हुई है। इतना कहकर उन्होंने अपनी बड़ी बहू रचना को फ़ोन लगाया। उधर रचना अपनी सास का फ़ोन देखकर चौंक गई कि आज सास ने मेरे पास फ़ोन क्यों किया। उसने फ़ोन उठाया तो निर्मला जी भारी आवाज़ में बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया होता तो आज मुझे अपनी दूसरी बहू को भी ऐसे दुखी नहीं देखना पड़ता। मगर मैं भी बेटी और जमाई के प्यार में अंधी हो चुकी थी, जो सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाई। पर कोई बात नहीं बेटा, अभी कुछ देर नहीं हुई है, तुम लोग वापस आ जाओ, हम सब लोग वापस से साथ मिलकर रहेंगे। तुम्हारी देवरानी तुम्हारी राह देख रही है बेटा, जल्दी से आ जाओ। तभी रचना ने कहा कि मम्मी जी, आपको सच्चाई का पता चला, हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है, वरना ज़िंदगी भर शरीर पर यही पछतावा रह जाता कि हमें गलत इल्ज़ाम में घर से निकाला गया था। मम्मी जी, क्यों आज भी हमारे समाज में बेटे और बहू से ज़्यादा दर्जा बेटी और जमाई को दिया जाता है, जबकि माँ पिता के सारे फर्ज बेटे बहू पूरे करते हैं। फिर भी एक बेटे की बात के आगे एक बहू की बात को काट ही दिया जाता है, फिर चाहे वो बेटी गलत ही क्यों ना हो। हाँ बहू, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मुझे इस बात का पछतावा भी है, और मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हारी ननद रिंकू को भी बहुत पछतावा है। लेकिन बहू, अगर आप लोग यहाँ नहीं आए तो मैं समझूंगी कि आपने हमें माफ़ नहीं किया। तभी सास के पास से फ़ोन लेकर छोटी बहू रवीना बोली, भाभी जी, मैं आपको देखने के लिए कितने दिन से तरस रही हूँ, प्लीज़ मना मत कीजिएगा, जल्दी से यहाँ आ जाइए, हम सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। सबके इतने प्यार को देखकर रचना उनकी बात काट नहीं सकी और वो सब अपना सामान लेकर वापस से अपने घर आ गए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।